Hello students, I am Sunanda Maini and I will take up the question answers of the lesson the third level. First question, what does the third level refer to? The third level refers to a level on the central railway station which never existed. थर्ड लेवल किस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करता है? थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उस लेवल की तरफ इशारा करता है जो एक्चुअली में वहाँ था ही नहीं। ये सिर्फ चार्ली की एक इमेजिनेशन है। उसका ये मानना है कि थर्ड लेवल उसे उस टाइम में ले जाएगा जहाँ पे लाइफ बहुत आसान थी। अगर हमें इसका आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे थर्ड लेवल refers to a level of escape from reality. It refers to a level of railway station which never existed but was a figment of Charlie's imagination to escape from reality because of the stress and fear and worries in modern life. Could Charlie ever go back to the ticket counter on third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? क्या चार्ली अपने और अपनी वाइफ के लिए थर्ड लेवल पे टिकट खरीदने कभी जा पाया? नहीं. No, he could not go there because that third level did not exist at all. It was only in his imagination, it was only in his fantasy that he thought that he could buy tickets to Galesburg from third level. Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Why? अब दो पार्ट्स में है ये क्वेश्चन, इसे दो पार्ट्स में ही हम आंसर करेंगे. फर्स्ट पार्ट मीन्स क्या तुम ऐसा सोचते हो कि जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए बचने का, रियलिटी से, वास्तविकता से बच निकलने का रास्ता था? क्या हम ऐसा सोचते हैं? हाँ, हम ऐसा सोचते हैं. Yes, we think that the third level was a medium of escape of Charlie. Why? क्यों? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि थर्ड लेवल एक्चुअली में था ही नहीं. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर दो लेवल थे और वो सभी दुनिया जानती है. ये थर्ड लेवल इसके अपने ख्यालों में था. एक दिन जब ये काम करते करते घर वापस आ रहा था, ये इतना स्ट्रेस्ड था, इतना बर्डन था कि ये वहाँ से बचने का रास्ता ढूंढने के लिए थर्ड लेवल को इमेजिन करता है और इसे ऐसा लगता है उस थर्ड लेवल से वो ट्रेन लेके गेल्सबर्ग इलिनॉय जा पाएगा जहाँ लाइफ बहुत ही आसान है. अगर हमें इसका आंसर लिखना है हम लिखेंगे yes, the third level was a medium of escape for Charlie because the third level never actually existed. Everybody knew that there were only two levels of the Grand Central Station, and from one level trains used to go to the suburban areas, and from the other level they could go out of New York to other cities. But since Charlie was stressed with the monotony of modern life, he wanted to escape, so he imagined having landed himself at the third level. What do you infer from Sam's letter to Charlie? आप सैम की पत्र जो उसने चार्ली को लिखा उससे क्या समझते हैं? हम उससे ये समझते हैं. Now there are two ways of answering this question. जैसे आप उसको आंसर करोगे उसी तरह से उसको जस्टिफाई करोगे. एक तरीका है ये कहने का कि जो सैम ने चार्ली को लेटर लिखी वो रियलिटी भी हो सकती है, क्योंकि सैम जो है वो भी शायद अपने मन ही मन में इस प्रॉब्लम से भागना चाहता था. वो भी इस दुनिया के बोझ से अपने आप को बचाना चाहता था. और दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है लिखने का कि ये सैम की
पत्र एक्चुअली में नहीं लिखा गया, ये सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो चार्ली से बातें करता था, उसे उसने गेल्सबर्ग के बारे में बता रखा था, और सैम ने उससे कभी ये मेंशन करा था कि वो भी वहाँ पे जाके अपना घास और चारे का बिजनेस खोल लेगा और एक सिंपल और इजी लाइफ बिताएगा। अब क्योंकि कुछ देर से वो सैम के साथ इन टच नहीं था और सैम जो है वो उसकी ज़िंदगी से गायब था, इसलिए चार्ली सोचता है कि वो गेल्सबर्ग पहुंच गया, वहाँ पे अच्छे से लोगों के साथ सोशलाइज कर रहा है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। सो दोनों आंसर्स इसके ठीक हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। और इनको कैसे लिखना है इंग्लिश में, आप लिखेंगे कि फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली वी इन्फर दैट इट कुड बी way of escaping from reality for Sam as well. Perhaps in his heart of hearts, he had disclosed it to Charlie that he also wanted to escape the din and noise of city life. He was a boy of city and he never liked, he always had a fascination for village life, for a simpler and easier life. So perhaps he had gone there and he had gone to Galesburg and had started living a simple and easy life which was actually enjoyable. And the second option could be that Sam's letter to Charlie never existed. It was all a figmentation of Charlie's imagination, who had indulged into very deep thinking in his subconscious mind and imagined that Sam had gone there and was enjoying life. He also wanted to be in that kind of atmosphere, in that kind of surrounding where he could socialize with people and enjoy life. Now, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? So, कहते हैं कि आधुनिक दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो भरा हुआ है इनसिक्योरिटी में, दैट मीन्स हमारे को किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है लाइफ में। फियर मीन्स डर, वॉर मीन्स लड़ाइयाँ, वरी मीन्स चिंता, स्ट्रेस मीन्स बोझ। दैट मीन्स आज की दुनिया में हम लोग अपने काम काज के बोझ में इतने दबे हुए हैं कि हमारे पास सिवाय चिंता के और टेंशन्स के कुछ भी नहीं है। अब उन चिंताओं से, उन मोनोटनी से, उस बोर्डम से, उस रूटीन से हटने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? लोग उससे बचने के लिए या तो अपने सपनों की दुनिया बसाने लगते हैं, जैसे चार्ली ने बनाई, और उसमें सोचते हैं, अपने ख्यालों की दुनिया में वो सोचते हैं कि वो एक बहुत ही आसान और इंजॉयबल ज़िंदगी बिता रहे हैं, या वो अपनी हॉबीज़ डेवलप कर लेते हैं, जैसे स्टैम्प कलेक्शन, गार्डनिंग, कोई गाने सुनता है, कोई गज़ल सुनता है, कोई पुराने गाने सुनता है, कोई डिस्कोथेक में जाके डांस करता है, कोई सो जाता है, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करता है, कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता है। इस तरह से लोग अपनी हॉबीज़ बना लेते हैं। कोई म्यूज़िक, कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है। सो इस तरह से लोग अपनी हॉबीज़ को डेवलप करते हैं। जब वो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं लाइफ में, जब वो बहुत परेशान होते हैं, तो इन हॉबीज़ के माध्यम से वो अपना टाइम पास करते हैं और अपना दिल बहलाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो परेशानियां उनके मन से उस टाइम के लिए निकल जाएं एंड उसके बाद वो फ्रेश फील करते हैं। इसका आंसर लिखने के लिए हम ये सोचेंगे, हम ये लिखेंगे कि देयर इज़ नो डाउट that this life is full of worries and insecurity. So to escape all that, people indulge into different things. One possible way can be thinking in your subconscious mind of escaping from reality, that is weaving a world of fantasy on your own, where you feel life is easier and away from this
kind of monotony. And other could be that people develop certain hobbies, and these hobbies can be stamp collection, playing music, listening to music, sleeping, reading storybooks, going out for shopping, going out with friends and socializing, and another way could be gardening. So different people do different things to break the monotony of this life, and that is how they escape from reality, and it rejuvenates them, it refreshes them to face the problems of life in a bolder and a stronger way. Do you see an intersection of time and space in the story? Intersection means मिलना. क्या इस कहानी में आपको ऐसा लगता है कि टाइम और स्पेस, दैट मीन्स वक्त और जगह, आपस में मिल रहे हैं? यस, हाँ, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि बार बार चार्ली वापस गेल्सबर्ग 1890 वाले टाइम में जाता है. वो मॉडर्न टाइम में ना रहते हुए अपने आप को उस ख्याल से, उस ख्यालों में ट्रांसफ़र करता है जहाँ उसके ग्रैंडफादर रहते थे. उसके ग्रैंडफादर के टाइम पे कोई परेशानी नहीं थी. वो बार बार उस टाइम में जाना चाहता है, और उस टाइम में जाने के लिए वो वैसे ही इमेजिन करता है. वो थर्ड लेवल में अपने आप को इमेजिन करता है कि वो खड़ा है, स्टेशन का थर्ड लेवल, जो कि एक्चुअली है ही नहीं. और उस बात का अपने आप को यकीन दिलाने के लिए वो वहाँ के लोगों को इमेजिन करता है कि वो उसी तरह से ड्रेस्ड अप हैं जैसे लोग 1890s में ड्रेसअप होते थे. विंडो काउंटर, ब्रास स्पिटून्स और जो फ्लिकरिंग लाइट गैस हैं, सब इस बात का उसको यकीन दिलाते हैं. वो अपने आप से ये प्रूव करना चाहता है कि वो उसी टाइम में वापस पहुंच रहा है. सो बार बार वो उसको रियलिटी में लेके आया जाता है, क्योंकि वो उस लेवल पे खड़ा होकर अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेता है. लेकिन वो फिर से उसी लेवल में जाता है. जब वो फर्स्ट डे कवर वाली लेटर के बारे में मेंशन करता है, इट शोज़ कि वो बार बार वापस उसी टाइम में जाना चाहता है जो बीत चुका है, जो एक्चुअली नहीं है. एंड दिस इज़ इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस. सो अगर हमें ये आंसर करना है, वी विल राइट डाउन, yes, we see an intersection of time and space in the story very often. Charlie, who wanted to escape from the reality, he goes back to 1890s time and again. He imagines the time when his grandfather was alive and the kind of life he led in Galesburg. He imagines people to be dressed up in the same way, the central station to be in that same form with wooden counters, smaller rooms, brass spittoons, and the flickering gas flames. And then he imagines that people used to sing on the violin in front of their lawns, and they were enjoying life. So very often he used to transfer himself into the era of his grandfather. And even when he was pulled back into the reality, he imagined a letter to have come from his Sam, who had already moved there. So these incidents tell us that there is intersection of time and space in this story quite often. How did Charlie reach the third level? चार्ली थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचता है? एक दिन वो बड़े रूटीन में, जैसे वो ट्रेन लेने के लिए सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है, तो वहाँ पे वो जब स्टेप्स उतरता है और उसके बाद वो कहीं अपनी दुनिया में खो जाता है, अपने ख्यालों में खो जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि वो सेंट्रल स्टेशन जो है एक पेड़ की तरह फैल चुका है, जहाँ पे नए कॉरिडोर्स हैं, नए दरवाजे हैं, नई गैलरीज हैं, और उनमें से वो निकलता हुआ थर्ड लेवल पे पहुँच गया, जहाँ पे लोग पुराने टाइम की तरह ड्रेस्ड अप हैं, पुरानी करेंसी होती है, पुराने अखबार पढ़े हैं, and that is how he reached third level. So whenever we have to write answer to such questions, you will give details that Charlie reached the central station one day as he would on any other day in routine,
And when he was on the second level, he imagined that he stepped down the stairs and landed at the third level through a tunnel. That third level had the kind of decor which any railway station would have in the time of 1890s. People were dressed up in similar way and they would buy tickets with the old currency. There were brass spittoons there, newspapers were of the old time, and that is how he reached the third level. Now describe the third level. It's almost similar जो मैंने अभी बताया है. Third level पे lights जो थी बहुत dim थी, काउंटर जो था वो छोटा था, वुडन काउंटर था टिकट का, कमरा छोटा था, वहाँ पे जो लोग थे वो उस तरह से ड्रेस्ड अप थे जैसे पुराने टाइम में लोग ड्रेसअप होते थे, और वहाँ पे करेंसी जो थी वो पुरानी चलती थी और वो बहुत ही ब्रास के स्पिटून्स थे जहाँ पे लोग थूक फेंकते थे. लोगों का इतना फ्री माइंड था, उनको किसी चीज़ का डर नहीं था, इसलिए लोगों की जेब में गोल्डन वॉच थी और उनकी जो मूछें थी और जो उनकी हैट्स थी वो पुराने टाइप्स की थी. सो डिस्क्राइब द थर्ड लेवल. You will write down that the third level was a figmentation of Charlie's imagination. He imagined that at that time people who were to board trains to different stations from Grand Central were dressed up in the same way as people used to dress up in 1894. The room was smaller. The ticket counter was wooden. The man dressed up over there was exactly similar to the person who would dress up as a railway officer or sitting at the counter. He would then give tickets with the old currency. The railway station, the platform itself had very dim lights because there were gas flames and there were brass spittoons. The ladies wore skirts with high shoes and men had mustache and sideburns in the same way as they had in 1890s. And one of the rich person around there had a gold watch in his vest pocket, and all that was possible because people led a simple, easy, carefree life. Why does Charlie say he, Sam, certainly can't go back to his old business? चार्ली ऐसा क्यों कहता है कि सैम पक्का उस बिजनेस में, पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता? ऐसा वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे पता था कि 1894 में गेल्सबर्ग में लोगों की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वो बहुत ही केयरफ्री लाइफ लीड करते थे और बहुत इंजॉय करते थे. उस ज़माने में साइकेट्रिस्ट का, यानी कि दिमागी प्रॉब्लम्स के डॉक्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी. इसीलिए उसको वहाँ पे जाके घास और चारे का बिजनेस करना पड़ा और उसको लाइफ जो है एक डॉक्टर की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह बिता रहा था. So Charlie said so that he certainly can't go back to his old business because he was sure that the life in 1894 in Galesburg was very simple, easy and a carefree type life. People led a very simple life and they enjoyed it. They did not have any problems and nobody needed a psychiatrist at that time. So probably if he had practiced psychiatry, he would have been out of money there. That is why he looked out for an alternative business and he started selling grass and hay, and that was the business which gave him a carefree and easy life. That's all about the questions that we have to discuss on this lesson, and I will be back in my next video on another topic. Thank you.